भारत अब विकास की गाथा सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र में भी लिख रहा है। समुद्र जो अब तक सीमाओं तक सिमटा था, आज विकास की धुरी बन रहा है। 11,000 किलोमीटर से ज्यादा की लंबी तटरेखा और 23 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक का विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र भारत के सामने समुद्र का एक नया विकास द्वार बनकर उभरा है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा है एक नई दिशा में, नीली क्रांति की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार इन समुद्री संसाधनों को नीति, योजना और विजन के केंद्र में रखा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से लेकर सागरमाला और डीप ओशन मिशन तक ब्लू इकोनॉमी को विकसित भारत 2047 के विजन से जोड़ा गया। नतीजा, मछली उत्पादन दोगुना हुआ, निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर हुआ और करोड़ों तटीय परिवारों की आजीविका को नई दिशा मिली। देश में समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। कैसे समुद्र से उठ रही है समृद्ध भारत की नई लहर और क्या है इसका आर्थिक और रणनीतिक असर, इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर भारत की ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या है। दरअसल देश के विशाल समुद्री संसाधनों और तटीय क्षेत्रों का आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए स्थायी और रणनीतिक उपयोग, जिसमें मत्स्य पालन आता है, समुद्री ऊर्जा आती है, शिपिंग, तटीय पर्यटन और जैव प्रौद्योगिकी जैसे तमाम क्षेत्र आते हैं, जो देश की जीडीपी को बढ़ावा देने के साथ साथ रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए। दूर दूर तक फैला नीला समंदर अपने में न जाने कितने अनगिनत राज समेटे हुए है। समुद्र में मौजूद विभिन्न मछलियां, खनिज और अन्य संसाधनों के लिहाज से भारत एक धनी देश है। सरकार ने देश की ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री क्षेत्र पर आधारित अर्थव्यवस्था को नया कलेवर देने की दिशा में तेजी से काम किया है। इसके तहत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और लंबी समुद्री सीमाओं का भरपूर इस्तेमाल करते हुए देश को मजबूत ब्लू इकोनॉमी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस वक्त ब्लू इकोनॉमी के तहत मुख्य फोकस खनिज पदार्थों समेत समुद्री उत्पादों पर है। ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट कहीं ज्यादा व्यापक है और इसमें नौवहन जैसी समुद्री गतिविधियां भी शामिल हैं। ब्लू इकोनॉमी पर सरकार की पहल मत्स्य पालन, बंदरगाह विकास और समुद्री अन्वेषण पर केंद्रित है। मत्स्य पालन आधुनिकीकरण के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है। बंदरगाह अवसंरचना के लिए सागरमाला परियोजना और गहरे समुद्र संसाधनों की खोज के लिए महत्वाकांक्षी डीप ओशन मिशन शामिल हैं। योजनाओं का उद्देश्य समुद्री क्षमता को बढ़ाना है। मत्स्य पालन और जलीय कृषि के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को प्रोत्साहन देना, तटीय समुदायों के लिए मूल्य श्रृंखलाओं, बुनियादी ढांचों को मजबूत बनाना, समुद्री कृषि और जलवायु लचीली प्रथाओं में निवेश को बढ़ावा देने जैसे प्रयास भी किए जा रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार की सागरमाला परियोजना को भी मजबूती से आगे बढ़ाया जा रहा है। सागरमाला कार्यक्रम बंदरगाह आधारित आर्थिक विकास को आगे बढ़ा रही है। बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धा को प्रगति देना, भारत के समुद्री क्षेत्र में बदलाव को प्रोत्साहित करके विकास करना, 5.5 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली 830 से अधिक परियोजनाओं का शुभारंभ, विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत 2047 के सिद्धांतों पर आधारित योजनाओं का मकसद भविष्य के लिए देश को तैयार करना, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाना, आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और नीली अर्थव्यवस्था में नेतृत्व को बढ़ावा देना। वहीं महासागर अनुसंधान और अन्वेषण के तहत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने डीप ओशन मिशन शुरू किया। मिशन देश में ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के उद्देश्य को पूरा करता है। 2021 में शुरू किया गया डीप ओशन मिशन समुद्री संपदा के सतत दोहन और ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करता है। DOM एक बहुमंत्रालयीय बहुविषयक कार्यक्रम है। योजना का लक्ष्य गहरे समुद्र में रहने वाले और निर्जीव संसाधनों की खोज करना है। भारत के कुल व्यापार का लगभग 90% समुद्री मार्गों पर निर्भर है। भारत के पास 75,000 किलोमीटर की तटीय सीमा है, 1300 से अधिक द्वीप और 20 लाख किलोमीटर से अधिक विशेष आर्थिक जोन हैं। भारत के लिए ये ब्लू इकोनॉमी हर लिहाज से महत्वपूर्ण है। इससे रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के साथ ही टिकाऊ विकास को भी सुनिश्चित किया जाता है, जो बड़े पैमाने पर लोगों के कल्याण पर केंद्रित होता है।
पर्यावरण की सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए डायनेमिक बिजनेस मॉडल तैयार करना, ब्लू ग्रोथ के जरिए संसाधनों की कमी और कचरे के निपटारे की समस्या का समाधान करना इसमें शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ब्लू इकोनॉमी पर सरकार का विजन और कितना व्यापक है ये कॉन्सेप्ट, इसी को समझने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर जे.के. जैना जुड़े हुए हैं, डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं फिशरीज एंड साइंसेज ICAR, और हमारे साथ विश्वपति त्रिवेदी जी जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर जैना, सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से ब्लू इकोनॉमी प्रधानमंत्री ने जिसकी शुरुआत की, जो नया इनिशिएटिव लिया, आज जो है विकास का एक नया जो ग्रोथ इंजन जिसे कह सकते हैं कि बनकर उभर रहा है। इसके साथ ही मत्स्य पालन की हम बात करते हैं तो 2013-14 की, 14-15 की हम बात करते हैं, तब से लेकर अब तक 104% जो है इसमें इजाफा देखने को मिला है। लेकिन कहा जा रहा है कि जो ये कॉन्सेप्ट है ये और विस्तृत है, बड़ा व्यापक है। ये आपसे समझना चाहेंगे। नमस्कार। आप जो बोले हैं सही से, जो ब्लू इकोनॉमी के बारे में हम बोलते हैं, जो हमारा ओशनिक पोटेंशियल है, हाउ बेस्ट वी हार्नेस द पोटेंशियल, इसके ऊपर हम बात करेंगे। एंड जब ब्लू इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो फिशरीज एक इम्पोर्टेंट सेक्टर माना जाता है, बिसाइड्स अदर मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब हम फिशरीज के बारे में बोलते हैं, आप जानते हैं जब भारत स्वाधीन हुआ, शायद जब से डाटा अवेलेबल है 1950 में, हमारा फिशरीज रिसोर्सेस जो समंदर का पोटेंशियल था, इतना पोटेंशियल कितना था, तो हमारे पास वो भी डाटा नहीं है वो टाइम में, लेकिन हमारा प्रोडक्शन था अराउंड 5 लाख टन, 0.5 मिलियन टन। आज के दिन में हम अराउंड 4 मिलियन टन मछली उत्पादन करते हैं, हमारा समुद्र का रिसोर्सेज जो है। लेकिन हम फ्यूचर के बारे में जब बात करते हैं, हमारा जो ओशन पोटेंशियल है 5.3 मिलियन टन, जो हमारा पोटेंशियल है हमारे इंडियन EEZ में हम रिसोर्स असेसमेंट किए हैं। इसके अलावा भी हमारा अबाउट 1.8 मिलियन टन का जो डीप सी रिसोर्सेस, जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, अभी तक उसका जो पोटेंशियल है उसको हार्नेस करने का हमारा क्षमता अभी तक नहीं है। जो जो रिसोर्सेस हम बोलते हैं 200 मीटर से 2000 मीटर डेप्थ तक जो है, फॉर एग्जांपल मिक्टोफिट्स रिसोर्सेस या जो डीप सी स्क्विड्स रिसोर्सेस, वो हम अभी तक हमारा पोटेंशियल को हार्नेस नहीं किए हैं। लेकिन जितना भी पोटेंशियल है 5.3 मिलियन टन, हमारा जो हार्वेस्ट होता है वो ओनली कोस्टल वाटर में हमारा ज़्यादा फिशिंग करते हैं, जो टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं, 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा। और डेप्थ हम देखेंगे तो 40 मीटर 50 मीटर डेप्थ तक हमारा हार्वेस्ट ज़्यादा होता है। जो ओशनिक रिसोर्सेस है, हम ओशनिक रिसोर्सेस जैसे टूना रिसोर्सेस हुआ या अदर टूना लाइक जैसे बिल फिश हुआ और अदर रिसोर्सेस को हम जितना पोटेंशियल है, शायद वी हैव नॉट बीन एबल टू हार्वेस्ट दोस, क्योंकि हमारे जो फ्लीट साइज जो चाहिए डीप सी वाटर फिशिंग के लिए, मल्टी डेज फिशिंग के लिए, वो शायद हमारा वो पहले नहीं था। बट आज के दिन में लास्ट 4-5 साल में आप देखे होंगे, जो हमारा CIFT है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी टेक्नोलॉजी, जो मल्टीपर्पज एनर्जी एफिशिएंट डीप सी वेसल्स डेवलप किए हैं, ये 4-5 साल में कम से कम 200-250 से ज़्यादा डीप सी वेसल्स ऑलरेडी इन ऑपरेशंस। सो आगामी दिन में मुझे पूरा भरोसा है कि डीप सी रिसोर्सेज जो है उसको सिर्फ हमारा EEZ में नहीं है, EEZ हमारा होता है 200 नॉटिकल माइल तक, एंड एरिया बियॉन्ड आवर नेशनल जुरिडिक्शन, जो हम बोलते हैं BNZ एरिया है, वो एरिया को भी जाके फिशिंग कर सकते हैं। जो तो हमारा कैपेसिटी आज के दिन में तो बढ़ रहा है, वन एस्पेक्ट। Second aspect is one is harvesting whatever is available in the nature. Second important area जो है मैरीकल्चर, जिसमें इंडिया ने कभी ज़्यादा फोकस नहीं किए थे। हम लोग थोड़ा बहुत तो काम कर रहे हैं बहुत साल से, 2-3 डिकेड से, बट लास्ट 7-8 साल का एफर्ट से हम जो डेमोन्स्ट्रेट हुआ है केज फार्मिंग, जो हाई वैल्यू स्पेसीज जैसे सी बास हुआ, कोबिया, पंपानो,
आज के दिन में अराउंड 4000 से ज्यादा केजेस आर ऑपरेशन इन बोथ कोस्ट, ईस्ट कोस्ट एंड वेस्ट कोस्ट। छोटा छोटा केजेस है, 6 मीटर डायमीटर का केजेस है, बट 6 मीटर डायमीटर केजेस में भी 3 टन से भी ज्यादा 8 महीना में प्रोडक्शन हो सकता है। एंड एक छोटा केज, एक रूम का साइज केज से भी हम 2 लाख रुपया का नेट प्रॉफिट भी आ सकता है। 3 टन मछली हाई वैल्यू स्पेसीज जो 350-400 रुपया किलो में बिल्कुल। बेचा जाता है। तो ये एक रिसोर्सेस को हम हार्नेस करने के लिए कोशिश करेंगे। एंड 2047 को जब हम लक्ष्य रखते हैं, वो आज के दिन में हम विकसित भारत के बारे में बात करते हैं, तो हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारा पोटेंशियल है 5.3 मिलियन टन, उनको तो एट हाउ बेस्ट वी हार्नेस। सेकेंड इज डीप सी फिशिंग का जो बिलो 200 मीटर डेप्थ को कैसे हार्वेस्ट करेंगे। एंड मेरिकल्चर आज के दिन में जो प्रोडक्शन अभी सिर्फ अबाउट 10,000 टन है, तो उसको हमको अराउंड 4 से 5 मिलियन टन तक लेके जाना है। वो हमारा कोशिश है। एंड आई एम ऑप्टिमिस्टिक दैट वी विल बी एबल टू अचीव दैट। बिल्कुल, एक बड़ा फोकस है। हमारे साथ त्रिवेदी जी भी जुड़े हुए हैं। त्रिवेदी जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से ये एक बड़ा व्यापक कॉन्सेप्ट है, इसकी व्यवहारिकता जो है वो आपसे समझना चाहेंगे, और ये भी समझना चाहेंगे कि ब्लू इकोनॉमी जो है वो पारंपरिक समुद्री अर्थव्यवस्था उससे कितना अलग है, कितना विस्तृत है। और जिस तरह से लगातार हम बता रहे हैं कि 11,000 किलोमीटर से ज़्यादा की जो समुद्री तट रेखा है और जो तटीय क्षेत्र है वो 75,000 किलोमीटर से ज़्यादा का है, तो इस पूरे क्षेत्र का जो विकास है वो कितनी बड़ी प्राथमिकता है और कैसे इसे हासिल किया जा रहा है? जी, ये जो ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, इसके बहुत सारे आयाम हैं। एक तो मत्स्य पालन, जैसा कि जेना साहब ने बताया, उस पे सब सर्वाधिक हम लोगों का फोकस है। और क्योंकि वहाँ से जो निकलने वाला जो फिशरीज है, उसका देश में भी इस्तेमाल होता है और उसका निर्यात भी बहुत होता है, और निर्यात भी उसका बिलियंस ऑफ डॉलर में होता है। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा। हिंदुस्तान फिशरीज के मामले में वर्ल्ड का 3rd या 4th बिगेस्ट एक्सपोर्टर। इसी चीज को आगे बढ़ाते पर ये एक आया। इसी तरह ब्लू इकोनॉमी की जो विजन विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत में 2047 में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया पिछले ही कुछ महीनों पहले, उसमें देखिए तटीय रिसोर्सेज के लिए उसमें पोर्ट भी आता है, शिप बिल्डिंग भी आता है, शिप रिपेयर भी आता है, डीप ओशन माइनिंग भी आती है, और कोस्टल शिपिंग भी आती है। मेरे हिसाब से जिस दिशा में 2047 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि 2047 से पहले ही ये शायद काम हो जाए, क्योंकि जितना इस पे एम्फेसिस है, जितना इस पे फोकस है, वो बहुत। अब आपको बताएं कि डीप ओशन मिशन में क्या होता है। आपको ऐसे समुद्री रिसोर्सेज हैं जो अंडर वाटर हैं, जो जिनको ऐसा कहिए जो जिंदा नहीं है, जो फिश वाले नहीं है, जो जिंदा नहीं, कोबाल्ट है, निकल है, इस तरह के बहुत सारे हैं। तो हिंदुस्तान को बड़ा भारी प्रोस्पेक्टिंग एरिया अभी दिया गया है करने के लिए इंडियन इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के इब्सा द्वारा। इस पे भी बड़े आधुनिकीकरण से और आधुनिक शिपों से इस पे प्रोस्पेक्टिंग की जा रही है। ये एक स्टेज है जिसमें पहले प्रोस्पेक्टिंग होती है और फिर उसमें माइनिंग होती है। तो इसी तरह कोस्टल बिल पास किया गया है, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें कर दी गई हैं जो पुरानी ज़माने से चली आ रही थी और जिसके हमारे कंप्लायंस बहुत मुश्किल थी। मैं तो खुद देखता था और मैं बहुत कंप्लेंट सुनता था कि कोस्टल शिपिंग के लिए जो इंडियन मेड, इंडियन ओन्ड कोस्टल शिप्स हैं, उनको भी बेचारों को चलाने में 1000 प्रकार की दिक्कतें आती थी। लाइसेंस लो, लाइसेंस ख़त्म हो गया, रिन्यू करा रहे हैं, इंस्पेक्टर आ रहे हैं, वो सब अभी इस बिल में ख़त्म कर दिया गया है। इसके जब नए रूल्स निकलेंगे और जब
पब्लिश होंगे, आप देखिएगा एक नई ऊर्जा आएगी कोस्टल शिपिंग के मामले में। और इसी तरह शिप बिल्डिंग के लिए इतना बड़ा प्रयास, क्योंकि शिप बिल्डिंग हिंदुस्तान में होती है पर बहुत ज़्यादातर नेवी के शिप्स बनते हैं, प्राइवेट शिप्स बनाने की इतनी व्यवस्था तो है, पर चूंकि चाइना और कोरिया से आप और जापान से इसमें आपकी प्रतिस्पर्धा रहती है, तो इतना ज़्यादा मार्केट नहीं था। पर वो इसलिए भी नहीं था कि आपकी जो शिपिंग की कॉस्ट है लगभग 20-25% ज़्यादा है उनसे, तो आप उनसे compete भी नहीं कर पा रहे थे। पर जो अब स्कीम्स निकाली गई हैं वो स्पेसिफिक हैं कि शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर की कॉस्ट कम होगी। वो कैसे? उसमें एक तरह का स्टील जो आएगा उसकी ड्यूटी खत्म की गई है, इस प्रकार के जो बाहर से शिप आते हैं उन पे ड्यूटी लगा दी गई है। तो और एक निर्धारित उम्र के शिप्स को ही अलाउ किया जा रहा है ताकि पुराने शिप्स इसमें यूज ना हो, नए बने। तो ये डिमांड भी जनरेट हो रही है और सप्लाई साइड भी ठीक किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि 2047 तो बहुत आगे की बात है, उसके पहले ही आप देखेंगे कि मुझे तो लगता है कि ये पॉलिसी अगले 3-4 साल में अपना कहते हैं कि समय से पहले लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा, आप ये कह रहे हैं। डॉक्टर जेना, आपसे समझना चाहेंगे, नीति आयोग की जो हालिया रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है जो ब्लू इकोनॉमी है वो विकसित भारत 2047 का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, और इसमें जो है 6 नीतिगत उपाय भी बताए गए हैं। किस तरह से ये गेम चेंजर साबित हो सकते हैं और ICAR की इसमें क्या भूमिका रहेगी? देखिए, नीति आयोग का जो रिपोर्ट अभी निकला है उसको हम लोग लास्ट 2-3 साल से हर मुद्दे के ऊपर डिस्कशन किए हैं, एंड हर मीटिंग में भी हम लोग पार्टिसिपेट किए हैं। एंड टेक्नोलॉजी का क्या, व्हाट विल बी द कंट्रीब्यूशन ऑफ द टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू जो हम किए हैं, उसमें हार्वेस्ट में या प्रोसेसिंग में एवरी सेक्टर में कैसे यूटिलाइज होगा उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। एक चीज, देयर आर सेवरल कंपोनेंट्स जब हम मेराइन वाटर रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन के लिए बात करते हैं। एक है डीप सी फिशिंग, जो साहब ने बोल रहे थे कि जो हमारा कैपेसिटी था, हम बोलते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन के बारे में बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट होता है। हम लोग देखे हैं कि फॉर एग्जांपल जो केज फार्मिंग हम बात कर रहे थे, इसके साथ सीवीड फार्मिंग भी इंटीग्रेशन जब करते हैं, हम बोलते हैं इम्टा, इंटीग्रेटेड मल्टी ट्रॉफिक एक्वाकल्चर। इसमें हम देखे हैं इट नॉट ओनली इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, जो मछली का प्रोडक्टिविटी सिर्फ बढ़ाता नहीं है बट ऑल्सो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में भी हेल्प करता है। तो जो कार्बन एब्जॉर्प्शन करने का कैपेसिटी है सीवीड में, तो हर पहलू के हम डिस्कशन करते हैं। हम जब अगेन ये एरिया में बायोरिमेडिएशन के बारे में बोलते हैं क्योंकि पोल्यूशन भी हो रहा है, तो देयर आर सेवरल एरियाज। सीवीड एक है, जो मसल फार्मिंग हम बोलते हैं, ग्रीन मसल या ब्राउन मसल फार्मिंग, सिप जो बोलते हैं, वो फार्मिंग भी नॉट ओनली हाई वैल्यू प्रोटीनस रिच फूड देता है बट ऑल्सो ये ये वाटर प्यूरिफिकेशन में भी हेल्प करता है। तो नीति आयोग का जो डॉक्यूमेंट निकला है, हर विषय के ऊपर इस ऊपर डिस्कशन है, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस। इवन कंजर्वेशन एफर्ट भी इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जो हम बोलते हैं कि आर्टिफिशियल रीफ्स, जो फिश एग्रीगेटिंग डिवाइसेस हम डालते हैं, जो नर्सरी ग्राउंड जैसे नर्सरी का जो मछली का ब्रीडिंग ग्राउंड इसको बोल सकते हैं, हो जाता है, that helps in conservation as well as the recruitment, better recruitment of different commercially important species. So beside this, हम रेंचिंग प्रोग्राम भी एक के ऊपर हमारा फोकस है, जो नीति आयोग के साथ भी बात हुआ। इवन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के भी सेवरल स्कीम्स है, जो आज के दिन में तो हम 1-2 स्पेसिस में रेंचिंग प्रोग्राम करते हैं, जैसे झींगा के पिनिया सिमोशल कलर्स एक झींगा का करते हैं। एंड हम देखे हैं जब रिक्रूटमेंट इन सम ऑफ द प्लेसेस 15% से 20% तक ज़्यादा फिशिंग बढ़ा है वही स्ट्रीम का। तो वी हैव ए ह्यूज पोटेंशियल ऑफ हैविंग ऑल दोस कंजर्वेशन मेजर्स। बिल्कुल बड़ा पोटेंशियल है और उसी दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन वक्त तो चला है एक ब्रेक का। जुड़े रहिए DD न्यूज़ के साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है
पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वपति जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे थे कि सरकार जिस तरह से कदम उठा रही है, जो लक्ष्य है समय से पहले ही हासिल कर लिया जाएगा, इस तरह की जो उम्मीद है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो विस्तृत रोड मैप है, ये आर्थिक रूप से ही नहीं, रणनीतिक रूप से भी कितना अहम है। और जिस तरह से आप नीतियों की बात बता रहे थे, लॉजिस्टिक्स का आपने विवरण दिया, किस तरह से ये वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी भारत को आगे करता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट का एक ट्रेड ऑफ है। पहले ब्लू इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट था वो केवल एनवायरनमेंट तक ही रह गया था। अब धीरे धीरे पिछले 10-11 साल में इसको डेवलपमेंट से भी जोड़ दिया गया है। पर डेवलपमेंट विथ कंजर्वेशन, विथ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर देश में इस वक्त एनवायरनमेंट से रिलेटेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल भी, नॉन टैरिफ बैरियर्स भी लगाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो विशेष बात है इस पुश की, जो ये 2047 का आत्मनिर्भर भारत का स्कीम बनाई गई है, इसमें ग्रीनिंग ऑफ द पोर्ट्स, ग्रीनिंग ऑफ द कोस्टल शिप्स, ये सब एक बड़ा अहम पार्ट है। और जैसे हाइड्रोजन शिप्स हैं, शिप्स का एक पोल्यूशन भी होता है, उसको रोकने के लिए भी एक इसमें सब शामिल है, पूरे कदम इसमें। बाकी मुझे लगता है कि हम लोग देखिए, फिश की वैसे भी हमारी जो निर्यात है वो लगभग, जैसे मैंने पहले बताया, वर्ल्ड में तीसरी या चौथी उस पे है, तो वैसे भी बहुत निर्यात हो रहा है। और ये जो अन्य प्रकार के इंटरवेंशंस किए जा रहे हैं, जो उसके प्रमोशंस किए जा रहे हैं, इससे फिशरीज में तो फायदा होएगा ही होएगा। पर मैं बड़ी उत्सुक तरीके से देख रहा हूँ कि डीप ओशन माइनिंग ये सबसे बड़ा गेम होगा, क्योंकि इसमें क्रिटिकल मिनरल्स भी आते हैं, जिसपे कि पूरा डिबेट चल रहा है कि क्रिटिकल मिनरल्स का कंट्रोल चाइना ने रखा हुआ है। इस कंट्रोल से हटकर हम लोगों को अगर कॉम्पिटिटिव बनना है, तो वो क्रिटिकल मिनरल्स अपने को बहुत द्रुत गति से, बड़े स्मार्ट और स्पीड से उनका तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर सबकी नज़र है। डॉक्टर जिन्ना, आपसे समझना चाहेंगे, $100 बिलियन का लक्ष्य रखा गया है, कितना महत्वाकांक्षी है इससे? कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे इससे जुड़े उद्यम हो, चाहे मछुआरे हों? बड़ी एक चिंता उनमें भी आती थी, पारंपरिक जो इस तरह के कामों में लगे हुए थे, उनको लगता था कि जब न्यू मॉडल आएगा तो उनकी आय पे क्या असर पड़ेगा, तो उस पर क्या असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और किस तरह से पूरे तमाम क्षेत्रों में भारत की भूमिका जो है लगातार मजबूत हो रही है। मैडम, जो आप विजुअल दिखा रहे थे, आप कोई भी विजुअल भी देखेंगे जो कोस्टल एरियाज में क्या क्या एक्टिविटीज भी चल रहा है, विजुअल से भी पूरा पता लग जाता है। एक एक जो त्रिवेदी जी साहब बोल रहे थे कि फॉर एग्जांपल द हार्बर, जो फिशिंग हार्बर पहले था, आज के दिन में फिशिंग हार्बर का जो डेफिनेशन चेंज हो रहा है। एंड कल के दिन में हम जो इमेजिन करते हैं, फिशिंग हार्बर बहुत मॉडर्न रहेगा। एंड लैंडिंग सेंटर, कैसे लैंडिंग सेंटर सेफ रहेगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फॉर एग्जांपल जितना भी मछली हम हार्वेस्ट करते हैं, उसका वैल्यू हमको मिलता है क्या? जो आप बोल रहे थे कि जो इकोनॉमी एडवांटेज हमको लेना चाहिए था, शायद हम ले नहीं रहे। फॉर एग्जांपल जो टूना, येलोफिन टूना फॉर एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, जो विश्व बाजार में वो बेचा जाता है $15 $20 पर किलो, लेकिन हमारा जो टूना जाता है $2-3, क्योंकि हम क्वालिटी इंश्योर करना हमको मुश्किल होता है। क्योंकि हमारा जो वेसल फ्लीट जाता है पहले मल्टी डेज फिशिंग के लिए, शायद जिसके जो प्रिजर्वेशन के लिए जो हाइजीन रखना चाहिए, जैसे कोल्डिंग चैम्बर रहना चाहिए, सफिशिएंट नहीं है। विद द डीप सी फिशिंग जो फ्लीट्स आजकल आ रहा है, जो मल्टी डेज फिशिंग के लिए जा रहे हैं, 7 दिन 8 दिन 10 दिन, आने के बाद भी वही क्वालिटी इंश्योर होना चाहिए। तो जो पैसा हमको सेम किलो एक फिश को लिए आज $2 मिल रहा है, वो $10 मिलना चाहिए।
वही हम जब आगे के दिन में बात करेंगे, जो लैंडिंग सेंटर भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाइजीन, जब तक हाइजीन आप मैनेज मेंटेन नहीं करेंगे, आपको पैसा नहीं मिलेगा। सिमिलरली हाई वैल्यू स्पेसिस मेरिकल्चर के बारे में मैं भी जो बात कर रहा था, आगामी दिन में हमारा जो केज होगा ये छोटा केज नहीं होगा, बड़ा केज, जैसे नॉर्वे, चिली जैसे कंट्री में बड़ा बड़ा केज होता है, जिसमें इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट भी जरूरी है। इट फिशिंग इज नॉट ओनली जो स्मॉल स्केल फिशर्स और मार्जिनल फार्मर्स के काम का नहीं है, ये इंडस्ट्री का भी इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। फॉर सिर्फ फिशिंग के लिए नहीं, फिशिंग का ऑल एसोसिएटेड टूल्स, गैजेट जो भी चाहिए वो भी इंडस्ट्री धीरे धीरे आगे आएगा। एंड जो त्रिवेदी साहब बोल रहे थे 47 तक शायद हमको वेट नहीं करना पड़ेगा, शायद उससे काफी पहले से हमारा जो मकसद आर्थिक क्षेत्र है, इससे जुड़े उद्योग हैं, ऊर्जा संरक्षण भी है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका भी है, बेहद बड़ा रोड मैप है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जेना और बहुत शुक्रिया त्रिवेदी जी, इतने आसान शब्दों में इतने महत्वपूर्ण विषय को हमें समझाने के लिए। तो एक बड़े विजन के साथ सरकार लगातार इसमें आगे बढ़ रही है, उसका असर भी दिखाई दे रहा है। चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।